हम CUET का NTA का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे। 1 to 30 क्वेश्चंस हम पिछले 3 वीडियोस में कवर कर चुके थे और अब हमें 20 और क्वेश्चंस करने हैं। आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप कोई भी 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, ये आप चॉइस आपके पास होगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट रिमेंबर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं CUET और एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके साथ शेयर कर लो, ठीक है। लेट है लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने कोशिश करी है इसे दे दूँ आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 30th तो हम कर चुके थे, अब हमें स्टार्ट करना है 31st क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या है। अ ब्रीफ 10 to 60 seconds message broadcasted in between programs generally in the forms of jingle come under। ये जो है इन्होंने ब्रॉडकास्ट तो लिखा है लेकिन ये नहीं बताया कहाँ पर। तो ये जो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, अगर आपको याद हो तो ये रेडियो पर होता है। और कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास व्हाट्सएप जो है टेलीग्राम पे आया है कि हिंदी में उन्हें एक कंटेंट चाहिए। बेटा, ये हिंदी में तो कंटेंट मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में। तो मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर सकती हूँ साथ में, ठीक है। तो एक्सप्लेन मैं हिंदी में करती जा रही हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट इसको ट्रांसलेट करके इतने शॉर्ट नोटिस पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको मैं अपने वो टेलीग्राम पर मैं आपको कुछ गूगल फॉर्म्स और क्वेश्चन ज़रूर शेयर कर दूंगी। और अगर और भी किसी को मेरे से कुछ हेल्प चाहिए हो एग्ज़ाम्स में, तो मैं आपको अपना गूगल नंबर व्हाट्सएप का भी नहीं, टेलीग्राम का ये नंबर है मेरा, जिस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पता कर सकते हो। मैंने कोई स्पेशल ग्रुप नहीं बनाया है, सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, नंबर है 9899718071। तो जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी टेलीग्राम पे जुड़े हैं, तो मैं उनको जवाब दे भी रही हूँ अगर उनको कोई क्वेरीज हैं। और कुछ मैं आपको पूरा मॉक पेपर तो नहीं दे पाऊंगी, हाँ हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी। गूगल फॉर्म्स के टाइप में आपको दे रही हूँ ताकि आप अपना इवैल्यूएशन कर सको, ठीक है। सारा कुछ एक लैंग्वेज अलग अलग कर पाना एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। तो रेडियो पर जो ये 10 to 60 सेकेंड के मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो जिंगल्स भी होती हैं। उससे क्या होता है, अगर आप याद करो तो उससे मेमोरी वैल्यू, रिटेंशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें हम जो है क्या करना चाहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एडुसेट नहीं, PSA, RRE और सारी। क्या आपको याद है एडुसेट क्या है? ये तो एजुकेशन के लिए जो सैटेलाइट किया है, जिससे हम UGC वगैरह के TV पे प्रोग्राम्स देखते हैं, एडुसेट तो वो है। PSA, ये इसका बताओ मुझे क्या होता है? कुछ पब्लिक से स्टार्टिंग थी, याद आया? इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। RRE, अरे ये तो याद ही होगा, रेड रिबन एक्सप्रेस, इससे रिलेटेड नहीं। और सारी, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? PSA, मतलब इसका आंसर है बी को आप अपने एग्जाम में मार्क कर देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। क्वेश्चन 32, इसे पढ़ के देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स टू रिजल्ट इन relatively shelf stable food products। मतलब शेल्फ लाइफ क्या होती है, पहले पढ़ लेते हैं। फूड प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम्स आर कॉल्ड। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है? ये उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है जिनको हम जोड़कर अलग अलग चीज़ों को एक क्वांटिटी में मिलाकर कोई नया सामान बनाते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। शेल्फ लाइफ पता है आपको? शेल्फ लाइफ एक प्रोडक्ट जिसको यूज़ करने की उसकी लाइफ है। तो अगर हम आलू को कुछ समय यूज़ कर सकते हैं, तो हम उनको अगर चिप्स बना के सुखा लें तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसमें? ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, केक्स। तो ये कौन से वाले हैं? ये हैं फॉर्म्युलेटेड फूड्स। क्यों? क्योंकि हम इसे किसी ना किसी फॉर्मूला से बनाते हैं। मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग, हम चीज़ों को अलग अलग क्वांटिटीज़ में मिलाते हैं और इन्हें हम कहते हैं फॉर्म्युलेटेड फूड्स। तो आप C को मार्क कर देना अपने पेपर में और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ स्मॉल विलेज इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एंड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट विलेज छतेरा। ये गांव का ही नाम था, विलेज छतेरा,
was started in 1969. The paper which was involved in this project was, याद है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया? नहीं, ये नहीं था। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पेपर हो सकता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं था, दैनिक जागरण भी नहीं था, हिंदू नहीं था, ये था हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स में जो है क्या किया था, छतेरा विलेज जो गांव था उसकी प्रॉब्लम्स को रोज पेपर में छापा था, और इससे सरकार का उस तरफ ध्यान डाइवर्ट हुआ था और उन्होंने उस गांव में डेवलपमेंट करा था। इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या विकास संचार। तो आप बी को लॉक करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन, सिंपल है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज फूड इंटॉक्सिकेशन। ध्यान रखना यहाँ पर है फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड पॉइजनिंग नहीं है, फूड इंटॉक्सिकेशन है। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके ऑप्शंस क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला, रोटावायरस या नोरोवायरस। रोटावायरस तो आपको याद होगा नहीं है, नोरोवायरस भी नहीं है। सैल्मोनेला टाइफी और स्टेफाइलोकोकस में अगर है तो एक से फूड पॉइजनिंग होती है, एक से फूड इंटॉक्सिकेशन। यहाँ पर आपको लिखना है स्टेफाइलोकोकस ऑरेलियस। ओके, तो आप ए का बटन प्रेस करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। पोषण अभियान तो अगर आपको याद हो तो हमारे स्कूल्स में भी ये चलता ही चला आ रहा है। ओके, तो ये कहाँ का है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स है या डिफेंस? ये तो कितना सिंपल है। अगर ये पोषण अभियान है तो इनमें से तो किसी में भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो बचा कौन सा, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है आपको आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फिर कंफ्यूजन हो सकती है। पर यहाँ पर आंसर बिल्कुल क्लियर है जो कि है ए। तो सिंपल हो गया आपका काफ़ी। और हम आ गए अब 36th क्वेश्चन पे। 36th क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ अपैरल प्रोडक्शन आर लिस्टेड हेयर विथ, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और हमें इन्हें सही ऑर्डर में लगाना है। कौन कौन सी हैं, सबसे पहला क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स, लेइंग एंड कटिंग ऑफ फैब्रिक्स और फिनिशिंग। ये तो फिनिशिंग तो आप समझ ही सकते हो कि ये लास्ट होगा, तो फिनिशिंग जो है वो इन तीनों में लास्ट है। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारे पास सामान ही नहीं होगा तो क्या हम उसे इंस्पेक्ट करेंगे? असेंबली, हम उन्हें क्या लाइन से लगाएंगे? नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सामान लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा क्या बनता है, 1, और सबसे लास्ट क्या बना, ये 2 तो हमें समझ आ ही गए। क्या देखें हम, ये 2 अगर आप देखो तो सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि है सेकंड, पर फिर भी बिना चेक करे इसको मत करना। बी के बाद क्या है, ए। हाँ, सामान लाने के बाद हम उसे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद हम सामान को काटेंगे, कपड़े को लेंगे, उसे काटेंगे, पैटर्न बनाएंगे। तो ये हो गया लेइंग एंड कटिंग ऑफ फैब्रिक। और आखिरी में क्या करेंगे, असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको एक लाइन में लगाकर हम उन्हें सेल करेंगे फिनिशिंग के बाद। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही निकलता है, सेकंड वाला। तो ए, बी, सी या डी, कौन सा फाइनल आंसर है, बी। वेरी गुड, ये तो अब आपको सबको समझ आ रहा है ना। सोच समझ के करोगे तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको हर क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो एक पूरे टॉपिक को कवर करता है। ओके, 37th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ भी हमें करेक्ट ऑर्डर करना है, तो मेन वर्ड्स पर ध्यान दो। पहला क्या है, डायग्नोसिस, दूसरा है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन तो हमेशा बाद में होगा, आउटकम का इवैल्यूएशन है ना, असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड चेंज, और प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन टू मीट द नीड्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे। बताओ, क्या हम सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे या उसको इवैल्यूएट करेंगे या असेस करेंगे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है? सोचो और बताओ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी जना आया है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, पहला तो समझ आ गया। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब हमने उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस देख ही लिया तो अब हम उसकी प्रॉब्लम को निकालेंगे। तो अब उसकी प्रॉब्लम जब हम निकालेंगे तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, डायग्नोसिस। अब इस डायग्नोसिस के बाद अब 1 और 2 हम देखें, क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है, सी और ए।
ए में मिल रहा है। चलो अब देखते हैं। उसके बाद जब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई तो हम प्लान करेंगे कि हमें उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस हमें उसकी डाइट में लाने पड़ेंगे। फिर हम वो चेंजेस उसको सजेस्ट करेंगे, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन और चेंज हम उसको बताएंगे। और बताने के बाद लास्ट में क्या होगा, हम लास्ट में ये देखेंगे कि उस चेंज से कोई फ़ायदा हो रहा है उसे या नहीं। तो हमारा जो आंसर हमने निकाला था वो सही है 1। अब 1 के लिए कौन सा आंसर हमें टिक करना होगा, ए, बिल्कुल सही। और हमारा 37वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें ऑर्डर में ही लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फैशन साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। अगर आपको याद हो तो हमारी फैशन साइकिल ऐसे चलती है, ठीक है। तो जब एक फैशन आता है तो वो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन। तो पहली स्टेज तो यही हो जाएगी। और लास्ट क्या होगा, डिक्लाइन के भी बाद क्या होगा, डिक्लाइन तो बाद में, रिजेक्शन, जब कोई उसको लेता ही नहीं है। तो 1 और 5 ये तो हमारे सेट हो गए, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और फिर आएगी हमारी पीक। तो हमारे पास आंसर्स निकल आए, सबसे पहला सी है, फिर डी है। सी और डी कहाँ पर है, 3 में। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा थर्ड ऑप्शन मतलब सी, हमें ये आंसर टिक करना है, ओके। और हम आते हैं अपने आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। 39th क्वेश्चन क्या है, अरेंज द लिस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन मेथड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ भी हमें 5 जो स्टेप्स दिए हैं उनको सही ऑर्डर में लगाना है। तो सही ऑर्डर क्या है, पढ़ो। यहां पर हम किसकी बात करें, आईईपी। अगर आपको याद हो तो हमारा जो सेकंड वाला वीडियो था उसमें भी हमने आईईपी की बात करी थी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। एक हर जने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना। तो क्या हम अलग अलग बच्चों के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, जब एजुकेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हम उनकी प्रॉब्लम ही ना जाने। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता करनी होगी, तो ये तो फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। देखते हैं क्या है, असेसमेंट ऑफ चाइल्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला तो मुझे यही लग रहा है, यही होना चाहिए क्या, हाँ बी का ऑप्शन तो है, तो मुझे लगता है सबसे पहला होगा। लेकिन हम अभी आगे पढ़ते हैं। रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ ईआईपी, अभी तो ईआईपी बना ही नहीं है तो इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये भी नहीं हो सकता। असेसमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज और यूज ऑफ, पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट सर्विसेज क्या क्या हैं या हम पहले उन्हें यूज कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज मौजूद हैं, फिर हम उनको जो सर्विसेज हैं उनका एक प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को बनाकर इन सर्विसेज का हम यूज़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हमने जो प्लान बनाया है उससे कितना फ़ायदा हुआ है वो हम इवैल्यूएट करेंगे। तो क्या ये ऑर्डर हमारे पास कहीं है, बी डी ए, हाँ 2। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है और इसीलिए आप बी को टिक कर देना और अगले क्वेश्चन पे फौरन चले जाना बिना किसी डाउट के। तो ये है हमारा 40th क्वेश्चन। यहाँ फिर हमें अरेंज करना है, लेकिन यहाँ क्या अरेंज करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस को एक सीक्वेंस में लगाना है। तो देखें क्या क्या है वो, इंश्योरिंग फेयर सेफ एंड इक्विटेबल वर्क एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम वर्क एनवायरनमेंट तो नहीं क्रिएट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, सस्टेनिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, हमें जो एम्प्लॉयज़ हमारे अच्छा काम करते हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट तो करना ही पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बोलो, करना पड़ेगा। उसके बाद इंश्योरिंग कंप्लायंस टू रेगुलेशन, रेगुलेशंस तो बनेंगी जब लोग आ जाएंगे। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है रिक्रूटमेंट से पहले हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये उससे पहले हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें स्टाफ को रिक्रूट करना होगा। और अगर हमें सबसे पहले स्टाफ को रिक्रूट करना होगा तो हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। पर चेक करते हैं, रिक्रूट हमने सबसे पहले लोगों को रखा काम पर, फिर हमने उनको ट्रेन करा। ट्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो रूल्स बनाए हैं उसको वो फॉलो करें, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो सही होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए और इससे हमारे जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो रुक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए थर्ड वाला,
तो सी को आप मार्क कर देना। ठीक है, तो हमारा 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अब सिर्फ हमें 30 करने हैं। फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि अपने एग्जाम्स को ध्यान से करना। आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। होम साइंस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप बड़ी इजीली आप 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बिल्कुल सही आंसर्स अपने 200 में से स्कोर कर सकते हो, और इस डोमेन को आप अपने DU के एडमिशन्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी 1-2 वीडियोस और आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम से पहले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई और आपका रिलेशन में है जिससे आपको लगता है कि उसको इसकी ज़रूरत है, तो आप उसके साथ शेयर भी ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर मैं आपको पर्सनल रिप्लाईज अगले 1-2 दिन के लिए दे रही हूँ। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।